नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। गुरु मतलब सिर्फ गुरु नहीं, गुरु मतलब बदलाव, गुरु मतलब विकास, गुरु मतलब शांति, गुरु मतलब क्रांति, गुरु मतलब सियासत का धुरंधर नेता, गुरु मतलब इंसानियत का प्रणेता, गुरु मतलब वो जो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए सियासत करते हैं। नाम तो आप जानते ही हैं, हम तो गुरु ही कहेंगे। उन्नीस सौ 95 में जब गुजरात में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी तो उसमें गुरु की स्ट्रेटेजी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर 2001 में गुरु ने जब गुजरात की सत्ता संभाली, उसके बाद बीजेपी ने गुजरात का हर चुनाव गुरु की स्ट्रेटेजी पर ही लड़ा और आज तक बीजेपी को गुजरात से कोई उखाड़ नहीं पाया। गुरु की स्ट्रेटेजी पर ही चलकर बीजेपी ने पहले 2014 फिर 2019 में केंद्र में बहुमत से सत्ता हासिल की। गुरु की ही स्ट्रेटेजी पर चलकर यूपी में बीजेपी का 14-15 वर्षों का सूखा खत्म हुआ। चुनाव जीतने की आखिर क्या है गुरु की अचूक स्ट्रेटेजी, आप भी देखिए। हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं आदित्यनाथ योगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि हूँ भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। चाहे 1995 में गुजरात का चुनाव हो, जब गुजरात में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी, या 2022 के गुजरात का चुनाव जब फिर से बीजेपी की सरकार बनी, चाहे 2014 का आम चुनाव हो, जब पहली बार बीजेपी केंद्र में बहुमत से आई, फिर एक बार दिल्ली में कमल खिला दिया। या 2017 का यूपी चुनाव जब सूबे में बीजेपी का 14-15 साल का सूखा खत्म हुआ। मोदी हर चुनाव में स्ट्रेटेजी मेकर की भूमिका निभाते रहे हैं। साल 2014 के बाद से तो बीजेपी ने हर चुनाव मोदी के चेहरे पर ही लड़ा है। मतलब चुनाव कोई भी हो, स्ट्रेटेजी मोदी की ही काम आती है। स्ट्रेटेजी सीधा है कि आप विकास कीजिए, जातिवाद, पंथवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, इन सब से अलग उन्होंने विकासवाद की एक नई जो है राजनीति प्रारंभ की है। और यही स्ट्रेटेजी है कि जनता की भलाई कीजिए, जनता का काम कीजिए और जनता के बीच में अपना विश्वास पैदा कीजिए। मोदी की खासियत है कि वे हर जगह के चुनाव में राष्ट्रीय के साथ साथ लोकल मुद्दे भी उठाते हैं। जब वे असम में चुनाव प्रचार करते हैं तो एनआरसी का मुद्दा उठाते हैं। असम का गौरव बढ़ाते हुए असम के हर क्षेत्र, हर वर्ग का विकास, ये भाजपा की प्राथमिकता है। आप सभी को ये भरोसा दिलाने के लिए आया हूं कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप एनआरसी, कोई भी भारतीय नागरिक उसमें से नहीं छूटेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मोदी जब पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाते हैं। ऐसी हर ताकत को हटाया जाएगा जिसे टीएमसी ने लाकर बसाया है।
और टीएमसी ने ऐसी नकारात्मक ताकतों को आगे बढ़ाया है। और मोदी जब बनारस में चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो हथकरघा उद्योग की उन्नति की बात करते हैं। वाराणसी के हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग को तकनीकी सहायता देने और कारीगरों को नए बाजारों से जोड़ने के लिए ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण किया गया है। ये मोदी की स्ट्रेटजी ही है कि भाषण के समय जब उन्हें अजान की आवाज सुनाई देती है तो वे अपना भाषण रोक देते हैं। हिंदुस्तान का अगर भला करना है, मैं साफ इस बात को समझता हूं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्षमा करें, आजान चल रही थी, हमारे कारण किसी की पूजा प्रार्थना में तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं कुछ पल विराम ले लिया। इतना ही नहीं, दिल्ली एमसीडी चुनाव से लेकर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव तक के लिए खुद मोदी ही स्ट्रेटजी बनाते हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इसलिए मैं हृदय से तेलंगाना वासियों का नमन करके अभिनंदन करता हूं। मोदी की इलेक्शन स्ट्रेटजी ऐसी है कि हर चुनाव में बीजेपी मोदी की स्ट्रेटजी पर ही डिपेंडेंट है। चुनावी भाषणों में मोदी भी मौका देखकर मुद्दे चुनते हैं। कहीं किसानों का मुद्दा, कहीं युवाओं का मुद्दा, कहीं महिलाओं का मुद्दा, तो कहीं सबका साथ सबका विकास का मुद्दा। हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। हिमाचल की युवा शक्ति ने हमेशा अलग अलग मोर्चों पर देश को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। महिलाओं, बहनों, बेटियों की गरिमा, उनके स्वास्थ्य, उनका जीवन आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भाइयों बहनों, ये पाप जिन्होंने किया है, देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का, समाज के ताने बाने को तोड़ने का, तहस नहस करने का और राजनीति के खेल खेलने का, देश को तबाही का एक कारण बना हुआ। और भाइयों बहनों, तब जाकर के सबका साथ सबका विकास, ये मंत्र भव्य भारत के लिए, उज्जवल भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए, सशक्त भारत के लिए एक अनिवार्य मार्ग बन गया है। मोदी की इस स्पेशल स्ट्रेटजी को समझने के लिए आपको कुछ वर्षों पीछे चलना होगा। साल 2001 में मोदी जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उस समय बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व से लेकर गुजरात इकाई तक के पास कोई विकल्प नहीं था। ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું સાચી बनी केशुभाई पटेल की पहली बार सरकार बनी। उसके बाद भाजपा में रिवोल्ट हो गया, शंकर सिंह ने रिवोल्ट कर दिया केशुभाई के खिलाफ। और उसके बाद की कहानी भी काफ़ी रोचक थी। नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर भेजा गया, बीच में कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट के तौर पर सुरेश मेहता को चीफ मिनिस्टर बनाया, फिर
कांग्रेस के सपोर्ट से शंकर सिंह वाघेला चीफ मिनिस्टर बने, फिर उसमें भी कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट के तौर पर दिलीप परीख को चीफ मिनिस्टर बनाया गया और फाइनली वापस चुनाव आए और केशुभाई पटेल दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। इस दौरान नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर भेजा गया था और उनको दिल्ली भेजा गया था और वहाँ उनके पास पंजाब और हिमाचल का चार्ज था बीजेपी संगठन का। 2001 में जो भूकंप आया गुजरात में 26 जनवरी में, ये एक्चुअली मोदी जी की लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि 2001 के भूकंप में जो गुजरात में बहुत बड़ी जानहानि हुई, उसमें भाजपा की केशुभाई की सरकार ने इतनी एफिशिएंसी से काम नहीं किया। मोदी जी एक भाजपा के कार्यकर के तौर पर कच्छ में घूमे, उन्होंने भी काम किया, लेकिन उस टाइम वो दिल्ली में थे, गुजरात में उनका कोई होद्दा नहीं था। उसके बाद केशुभाई के खिलाफ भूकंप में कामगिरी की बहुत कंप्लेन हुई और नरेंद्र भाई को बोला गया कि आप गुजरात जाके संभालो। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को ये बात एक दिन में समझ में आ गई कि मोदी मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं। दरअसल मोदी की स्ट्रेटेजी पर चलकर ही बीजेपी ने 1995 में गुजरात में पहली बार सरकार बनाई थी। उस साल बीजेपी ने गुजरात की 182 सीटों में से 121 पर जीत हासिल की थी। उन्नीस में जिला प्रचारक के तौर पर मोदी ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, उसी स्ट्रेटेजी पर चलकर बीजेपी को पहली बार गुजरात की सत्ता मिली और उसी स्ट्रेटेजी को बीजेपी आज भी फॉलो करती है। 1984 में प्रधानमंत्री जिला प्रचारक थे, तब उन्होंने पन्ना प्रमुख के कॉन्सेप्ट को शुरू किया था, यानी बूथ मैनेजमेंट को उन्होंने पन्ना प्रमुख के तरीके से सिखाया। कॉन्सेप्ट ये था कि बीजेपी में हर पेज प्रमुख वोटिंग के बाद शाम को अपने पेज की रिपोर्टिंग देंगे। मतलब यदि एक पेज पर 100 वोटर के नाम हैं तो पेज प्रमुख बताएंगे कि किस पार्टी को कुल कितने वोट पड़े हैं। ऐसे ही चुनाव से पहले भी इस तरह तैयारियां होती हैं, यानी पेज प्रमुख की रिपोर्ट से बीजेपी को चुनाव नतीजों से बहुत पहले ही इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि वो सीट बीजेपी जीतेगी या हारेगी। उनका वो काम जो आज तक लोग नहीं समझ पाए, जो आज समझ रहे हैं कि मोदी एक एक वोट की गिनती कैसे करते हैं, वो उस टाइम उन्होंने दिमाग लगाया था 95 के इलेक्शन में। और 95 के इलेक्शन में पहली बार भाजपा की सरकार बनी गुजरात में, और सब जानते हैं कि भाजपा को हिंदुत्व की गुजरात में लेबोरेटरी माना जाता है, लेकिन उसके पीछे संगठन की कामगिरी और जो आज जो बोलते हैं कि पेज प्रमुख और पेज कमेटी, ये सभी तरह का काम नीचे के लेवल पर उस टाइम 95 में नरेंद्र मोदी ने किया था और उसके बल पर 95 में पहली बार भाजपा की सरकार गुजरात में बनी थी। मोदी ने जिला प्रचारक रहते हुए 1984 में पन्ना प्रमुख का जो कॉन्सेप्ट तैयार किया, पार्टी आज भी उसी फॉर्मूले पर चल रही है। इसे राजस्थान के उदाहरण से समझिए। राजस्थान में इस साल चुनाव होने हैं, लेकिन राजस्थान फतह के लिए मोदी ने 2 साल पहले से ही कमर कस ली थी। राजस्थान में करीब 52,000 बूथ हैं। हर बूथ पर 21 कार्यकर्ताओं की बूथ कमेटी बनाई गई है। इस तरह से बीजेपी के सभी बूथों पर करीब 10,92,000 मेंबर हैं। इसके अलावा 47,000 से ज्यादा बूथ कमेटियां बनाई जा चुकी हैं। इसके बाद हर बूथ पर 1200 वोटर्स पर 20 पन्ना प्रमुखों को लगाया गया है। इस तरह से कुल 52,000 बूथों पर कुल 10,40,000 पन्ना प्रमुख होंगे। अगर जोड़ें तो राजस्थान के कुल 52,000 बूथों पर कुल 21,44,000 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के नेतृत्व में जब बीजेपी ने गुजरात में अपनी मजबूत पकड़ बनाई तो उन्होंने चुनावों की प्रक्रिया को लेकर कई तरह के प्रयोग किए जिससे कार्यकर्ता जुड़े, जनता जुड़े। इसी क्रम में उन्होंने देखा सारे कार्यकर्ताओं को हर घर तक पहुंचाने के लिए, हर मतदाता से संपर्क करने के लिए हर एक जो मतदाता सूची का पन्ना होता है उसका एक प्रमुख बनाया जाए, जिससे कि सघन जनसंपर्क सघन रूप से जनता तक पहुंचाया जा सके। इसी कड़ी में पन्ना प्रमुख का कंसेप्ट लिया गया था और बाद में पूरे देश में भाजपा ने इसको अपनाया। अब उसी कड़ी में इस बार के चुनाव हमने देखा है पन्ना प्रमुख से आगे बढ़ करके भाजपा ने पन्ना कमेटी बनाई है। हर पन्ने पर जितने सदस्य मतदाता होते हैं उनकी कमेटी में संपर्क है। इससे भाजपा घर घर तक पहुंची है और निश्चित रूप से भाजपा की चुनावी सफलता है उसमें उसका एक बड़ा योगदान है। मोदी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट का हुनर भी सिखाते हैं, क्योंकि मोदी जानते हैं कि अगर चुनाव जीतना है तो बूथ जीतना होगा। देखिए, बूथ स्तर का कार्यकर्ता पार्टी की एक महत्वपूर्ण नींव होता है और भाजपा का तो ये सौभाग्य है कि हमारे पास लाखों करोड़ों की संख्या में मेहनतकश, समर्पित, निस्वार्थ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है और अपने बूथ को मजबूत बना करके रखा है। और इसीलिए सबसे पहली जिम्मेवारी मेरा बूथ सबसे मजबूत। आज अगर भाजपा इतने सारे चुनावों में जीत हासिल कर रही है तो ये इन कार्यकर्ताओं के कठोर परिश्रम का, समर्पण का और संकल्प का ही परिणाम है। मोदी की स्ट्रेटेजी पर चलते हुए बीजेपी ने साल 2022 में 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई, जबकि उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सरकार रिपीट हुई हो। भाजपा की चुनावी रणनीति के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। उनका चेहरा है, उनके काम है, उनका नेतृत्व है, उनकी रणनीति है। तो चुनाव चाहे पंचायत का हो या पार्लियामेंट का हो, नरेंद्र मोदी ही भाजपा के एकमात्र चेहरे हैं। इसलिए जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, राज्यों के चुनाव होते हैं, वहाँ पर भी मोदी का ही चेहरा सामने आता है। हमने देखा है जितने भी चुनाव हुए 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, रणनीति और चेहरा ही सामने रहा है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भाजपा ने अपनी सफलता दोहराई है। गुजरात में भाजपा ने लगातार 6वीं बार अपनी सरकार बनाई है, 7वीं बार चुनाव जीता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे भाजपा के चेहरे हैं जिस पर जनता भरोसा करती है, देश भरोसा करती है और पूरे देश के साथ ही नहीं है, हर मतदाता को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने से उसका विकास होगा, उसके राज्य का विकास होगा। और भाजपा की रणनीति यही है कि किसी एक व्यक्ति, किसी राज्य में किसी चेहरे के बजाय एक अपने ऐसे नेतृत्व को जनता भी ले जाया जाए जो सर्वमान्य हो, सर्वप्रिय हो और सबके हित के सोचने वाला हो। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। पूरे विपक्ष ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। अखिलेश यादव के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के रण में उतरी थीं। चुनाव से पहले कोई ललकार रहा था तो कोई दहाड़ रहा था। अगर इनका कोई छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, और अगर बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। अब मीडिया को बात नहीं करने देते हो, अब एक्टिविस्ट को बात नहीं करने देते हो, अब स्टूडेंट को बात नहीं करने देते हो। महंगाई के आतंक को समझिए,
बेरोजगारी के आतंक को बंद कीजिए। यहाँ पाकिस्तान की बात, आतंकवादियों की बात, धर्म की बात, जाति की बात किस लिए कर रहे हैं? किसका पेट भर रहा है इससे? धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी वर्तमान भाजपा सरकार में काफी ज्यादा बढ़े हैं। लेकिन जैसे ही नतीजे आए, सबकी बोलती बंद हो गई। बीजेपी ने होली से पहले होली खेली। बीजेपी के चुनाव दर चुनाव जीतने की एक ही वजह है पीएम मोदी की शानदार स्ट्रेटेजी और उनके फॉर्मूले पर काम करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता। एक सधे हुए एथलीट की तरह मोदी चुनाव के हर फाइनल में ट्रॉफी ले ही आते हैं। ये मोदी की ही स्ट्रेटेजी है कि बीजेपी अपना स्वर्णिम काल देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। गुरु की एक और कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।